बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 जून 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस तरीके से पिता लालू प्रसाद यादव जी ने आडवाणी के रथ को रोका था, उसी तरीके से हम नरेंद्र मोदी को रोकेंगे, नरेंद्र मोदी के रथ को बिहार में रोकेंगे। तेजस्वी यादव के इस ऐलान के बाद से बीजेपी में खलबली मच गई है। आपको बता दूं कि जैसे कि पता है आपको कि लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी के रथ को बिहार में रोका था, अब उसी तरीके से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रथ को बिहार में रोकेंगे। जैसे कि आपको पता है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव राजनीति के साथ साथ वे अपने परिवार को भी संभालते हैं। जी हाँ, उनके परिवार काफ़ी सुर्खियां में रहते हैं। उनके पिताजी हो या फिर माताजी या फिर भाई बहन सभी राजनीति में हैं। अब तेजस्वी यादव जब से शादी की है तब से अपनी बेटी को लेकर भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं। जहाँ हाल फिलहाल ही कल ही तेजस्वी यादव ने अपनी बेटी का पासपोर्ट बनाने के लिए, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए खुद से ऑफिस गए और अपनी बेटी का पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र बना करके आए। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जमीनी नेता है। जहाँ हालांकि वह मुख्यमंत्री का बेटा होने के बावजूद भी तेजस्वी यादव ये कभी नहीं सोचते हैं कि मैं मुख्यमंत्री का बेटा हूँ। जब वे ये सोचते हैं कि मैं गरीबों का कैसे भला करूँ। जहाँ जमीनी नेता होने के तौर पर तेजस्वी यादव जमीन से जुड़े हुए लोगों की हमेशा बात करते हैं। जहाँ आपको बता दूं कि अगर कोई छोटा मोटा नेता बन जाता है तो फिर वे फोन पर ऑर्डर देकर के काम करवाते हैं। अब तेजस्वी यादव को ही आप देख लीजिए, तेजस्वी यादव को अपनी बेटी की जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट बनवाना था तो वे फोन पर भी ये सब काम करवा सकते थे। लेकिन कल की खबर में आपको ये चीज़ बताया गया था कि तेजस्वी यादव फोन पर नहीं, खुद ऑफिस जाकर के पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र बना करके आए। इसी से अंदाजा लगाया जाता है कि तेजस्वी यादव जमीनी नेता है, जो हमेशा से गरीब गुरबों की बात करते हैं और उसके लिए काम करते हैं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव राजनीति के भी माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। जहां आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहते हैं। जी हाँ, जब से भाजपा बिहार में प्रदेश अध्यक्ष चेंज किया है तब से तेजस्वी यादव और ज़्यादा आग बबूला हो गए हैं। जहाँ तेजस्वी यादव ने अब कह दिया है, साफ कर दिया है कि जिस तरीके से पिता लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी की रथ को रोका था बिहार में, सेम उसी तरीके से हम लोग मिलकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रथ को बिहार में रोकेंगे, उसको बिहार में घुसने नहीं देंगे। आपको बता दूं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो फिर उन्होंने भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी का रथ को रोका था। उसी तरीके से नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला महागठबंधन सरकार मोदी का रथ को रोकेंगे, ये कहना है तेजस्वी यादव का। दरअसल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने जनता के साथ वादा खिलाफी की है। जब जब उन लोगों की नाकामी सामने आती है तो फिर वे लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि चाहे हिंदू मुस्लिम हो या फिर कोई भी समुदाय, कोई भी धर्म की हो, देश की आजादी के लिए सभी धर्मों ने मिलकर के लड़ाई लड़ी थी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कुछ समय से ये कहा जाता है कि मुस्लिमों से वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाना चाहिए, तो उन्हें ये कहना चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे नेता मौजूद हैं, ऐसा करने की कोई भी जरूरत भी नहीं कर सकता है। ये देश किसी के बाप का नहीं है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोका था, अब नीतीश कुमार और हम लोग मिलकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रथ रोकेंगे। अगर ये लोग फिर से सत्ता में आ गए तो फिर ये देश बर्बाद हो जाएगा, हम ऐसा हरगिज होने नहीं देंगे, ये कहना है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे भाजपा को खुला चैलेंज दे दिया है, जहां उन्हें नसीहत दी है भाजपा को। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम का खेला शुरू कर दिया है। जैसे कि आपको पता है कि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव होने हैं 2024 में। अब इसी को लेकर के सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है, लेकिन बीजेपी फिर से अपने रंग में उतर गई है। बीजेपी अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने शुरू कर दी है। जैसे कि आपको पता है कि सीमांचल में मुस्लिमों की आबादी सबसे ज़्यादा है और सीमांचल को अक्सर टारगेट करते हैं बीजेपी के लोग। जहां हाल फिलहाल ही बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सीमांचल आए हुए थे। सम्राट चौधरी सीमांचल में आकर के हिंदू मुस्लिम, बांग्लादेशी, घुसपैठिया, आतंकवाद और भी कई सारी मतलब कि उल फजूल वाली बातें की है।
आपको बता दूं कि हाल फिलहाल सम्राट चौधरी का पूर्णिया में कार्यक्रम था, जहां इस कार्यक्रम के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि आने वाले समय में सीमांचल इलाके में एक भी बांग्लादेशी नहीं बचेगा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को सीमांचल से बाहर कर दिया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पूर्णिया की रैली के दौरान यह बयान दिया है और दावा किया है कि आगामी चुनाव में सीमांचल के इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत होगी। केंद्र में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी और यहां एक भी बांग्लादेशी नहीं बचेगा। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का सीमांचल पर पूरी तरीके से नजर फोकस है, बुरी नजर है, ये कह सकते हैं। इस इलाके में पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार 4 जिले आते हैं। कहा जाता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के बड़े नेताओं की भी यहां रैलियां होने वाली है, ये कहना है सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बीजेपी की सत्ता में आने के बाद सीमांचल से घुसपैठियों को खदेड़ दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, चाहे तो बांग्लादेशी जेल में होंगे या फिर जमीन के अंदर होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अब साइबर अपराधियों की खैर नहीं है। जी हाँ, बिहार के पहले साइबर थाना का उद्घाटन हो गया है। जब पटना के आईजी राकेश राठी ने बिहार की पहले साइबर थाना का उद्घाटन किया है। अब यह थाना पूरी तरीके से काम करने लगेगा, जहां यहां अत्याधुनिक तरीके से साइबर फ्रॉड के मामले का खुलासा होगा। राजधानी पटना के बेली रोड में स्थित ललित भवन के पास पुरानी FSL बिल्डिंग में से साइबर थाना खोला गया है, जहां यहां थाना अध्यक्ष के अलावा 4 इंस्पेक्टर, 3 सब इंस्पेक्टर, 3 कांस्टेबल, 1 प्रोग्रामर और 3 डाटा ऑपरेटर की भी नियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि साइबर थाना पटना जिले का 77वां थाना होगा। इसके साथ ही शुक्रवार से ही रेल साइबर थाना भी काम करने लगेगा। जब पटना जंक्शन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर GRP थाने के पास साइबर थाना बनाया गया है। ये पटना रेल जिला का 13वां थाना होगा। आपको बता दें कि पटना के साथ साथ नालंदा, नवादा, शेखपुरा और जमुई और फिर गया साइबर अपराधियों का हॉट स्पॉट है। जहाँ पटना जिले में 1 जनवरी से 8 जून 2023 तक नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर 2723 शिकायतें दर्ज की गई है। वहीं बिहार की बात करें तो फिर ये इस दौरान 13,851 शिकायतें आई है, जहाँ इनमें 85 करोड़ की ठगी हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज जिला का चाय अब इंटरनेशनल ब्रांड बनेगा। जी हाँ, ये कहना है कृषि मंत्री का। कृषि मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने किसानों से रूबरू होते हुए कहा है कि किशनगंज का चाय अब इंटरनेशनल ब्रांड बनेगा। आपको बता दो कि किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार में मखाना, ड्रैगन फ्रूट, अनानास और चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजित ने कहा कि किसानों को हर संभव सहायता दिया जाएगा। इन फसलों के लिए विशेष योजना क्रियान्वित की जाएगी। जब फसलों के लिए नियुक्त कृषि यंत्र किसानों को अनुदानित दर पर सुलभ कराया जाएगा तथा उत्पाद के लिए बाजार की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही अगर किसानों को योजना में किसी भी पदाधिकारियों से सहयोग नहीं दिए जाने की शिकायतें मिलने पर उस पदाधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा है कि बिहार के किशनगंज में चाय उत्पादन को प्रोत्साहित करने एवं बिहार की चाय का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित करने की दिशा में ठोस कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री ने आज किशनगंज के चाय उत्पादन किसानों एवं चाय उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ अलग अलग बैठक करके उनकी समस्याओं को सुना तथा उनकी आवश्यक सुझाव भी प्राप्त किए। मंत्री ने बताया है कि किशनगंज के चाय को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनाया जाएगा। बिहार के चाय उत्पादक किसानों एवं चाय प्रसंस्करण उद्योग को हर संभव मदद उपलब्ध कराया जाएगा। मंत्री ने किशनगंज में चाय उद्योग स्थापित करने के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निवेशकों के साथ भी एक महत्वपूर्ण बैठक की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मौसम विभाग ने 2 से 4 दिनों तक भीषण गर्मी सहित हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। हीट वेव की चपेट में बिहार के 29 जिले हैं। गर्मी ने पिछले 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिहार में सबसे अधिक 44 डिग्री सेल्सियस तापमान खगड़िया में दर्ज किया गया कल, जब वहीं पटना का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहा। जब वहीं इसके बाद 15 जून को बिहार में मानसून दस्तक देने जा रहा है। देश भर में बेसब्री से हो रहा मानसून का इंतजार अब खत्म हो गया है। मानसून के बिहार में प्रवेश करने के साथ ही लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, या इससे पहले गर्मी ऐसे ही जारी रहेगी। मौसम विभाग ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। बहुत जरूरी काम होने पर ही घरों से निकले। आज का दिन गर्म रहने की संभावना है। आज पटना, भागलपुर, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सुपौल, अररिया, शेखपुरा, खगड़िया, कटिहार, दरभंगा, जमुई, भोजपुर, वैशाली, औरंगाबाद, बांका, नवादा और सिवान, समस्तीपुर, अरवल, जहानाबाद, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, सहरसा में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि गर्मी बढ़ने के साथ ही बच्चे डायरिया से पीड़ित हो रहे हैं। अभिभावक ओपीडी में बीमार बच्चों को लेकर के पहुंच रहे हैं, तो फिर गंभीर बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। जब पिछले 5 दिनों में डायरिया तेजी से बढ़ा है बिहार में, जहां वहीं पर मुजफ्फरपुर के SKMCH और केजरीवाल अस्पताल में
डायरिया से पीड़ित 125 बच्चे भर्ती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी में डायरिया का रोटा वायरस तेजी से फैलता है। ऐसे समय में खान पान में लापरवाही या फिर गंदगी बच्चों को बीमार करता है। एसकेएमसीएच के शिशु रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल शंकर सहनी ने कहा कि डायरिया से पीड़ित कई बच्चे आ रहे हैं। चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या भी बड़ी है, लेकिन उनमें एईएस के लक्षण नहीं है। जहाँ अधिक गर्मी के कारण चमकी बुखार की बीमारी हो रही है, ऐसे बच्चे 2 दिन में ठीक होकर के वापस घर लौट रहे हैं। वहीं पर डॉक्टर गोपाल शंकर सहनी ने कहा कि अभी के सीजन में बच्चों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों को उबला पानी ठंडा करके पीने के लिए दें और उन्हें बाहर का खाना नहीं खिलाएं। या घर में बना ताज़ा खाना खाने के लिए दें। बच्चों को रोज़ नहलाएं और अपने आसपास भी सफाई रखें। बच्चों को धूप में लेकर के नहीं चले, रात में उन्हें खाना खिला करके सुलाएं। बच्चों की देखभाल सही तरीके से की जाएगी तो फिर गर्मी जनित बीमारियां नहीं होगी। दोस्तों बात करते हैं कि आगामी 11 जून को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 76वां जन्मदिन है। जहाँ इस दिन को खास बनाने के लिए आरजेडी ने विशेष तैयारियां की है। आरजेडी लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को सामाजिक न्याय एवं सद्भावना दिवस के रूप में मनाएगी। जहाँ इस दिन आरजेडी की तरफ से राज्य भर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जहाँ लालू के जन्मदिन के मौके पर बिहार की सभी जिला, प्रखंड, पंचायत और फिर सभी गाँव में सद्भावना दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता और फिर स्थानीय नेता मौजूद रहेंगे। लालू के जन्मदिन के मौके पर गरीब और कमजोर लोगों के लिए सामूहिक भोजन का भी आयोजन किया जाएगा। सामूहिक भोज में पार्टी के तमाम नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होने और लालू प्रसाद के संदेश को आम लोगों तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि हर साल लालू प्रसाद के जन्मदिन पर पार्टी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सड़कों के दुरुस्त होने और फिर उनकी लंबाई बढ़ने के आवागमन काफी सहज हुआ है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में अब कम से कम समय लगता है, लेकिन सड़कें बेहतर होने की वजह से कई जगह सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ी है, जिसके बाद अब सड़कों और फिर लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिलों में भारी वाहनों के रूट को तय करने का निर्णय लिया गया है, ताकि सड़कें सुरक्षित रहे और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बड़े वाहनों के आने जाने से लोगों को परेशानी नहीं हो, साथ ही सड़क दुर्घटना में भी कमी आए। परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान जिलों में ऑटोमेटिक रडार गन देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही अधिकारियों को रडार गन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और वैसे सभी इलाकों में रडार गन से अधिकारी निगरानी करेंगे जहां सड़क पर लंबी दूरी तक गति सीमा तय की गई है। परिवहन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 और 2022-23 मार्च तक मधेपुरा, शिवहर, सहरसा, समस्तीपुर, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, सारण, नालंदा, भोजपुर, औरंगाबाद, लखीसराय, बक्सर, किशनगंज, नालंदा, भागलपुर और कटिहार में सड़क दुर्घटनाएं अधिक हुई है। इसके बाद इन इलाकों में परिवहन विभाग और फिर यातायात पुलिस ने भी निगरानी बढ़ा दी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोग अब ऑनलाइन के द्वारा अपने खेत का नया रसीद निकाल सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार ने खेत के रसीद निकालने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। जहां अब आप ऑनलाइन के द्वारा जमीन का लगान जमा करके उसका रसीद निकाल सकते हैं। जहां खबर के अनुसार बिहार सरकार के इस नई व्यवस्था से लोगों को जमीन रसीद निकालने के लिए ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लोग घर बैठे ही अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप की मदद से जमीन का नया रसीद निकाल रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप भी अपने खेत का नया रसीद निकालना चाहते हैं तो फिर आपको खेत का नया रसीद निकालने के लिए बिहार भूमि की वेबसाइट पर जाना होगा। जहां बिहार भूमि की वेबसाइट पर जाकर के आप आराम से अपने खेत का रसीद निकाल सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि विपक्षी एकता की कवायद को लेकर के 23 जून को बैठक करने जा रही है। यह बार बार टल रही बैठक की नई तारीख पर जनता दल यूनाइटेड और फिर राष्ट्रीय जनता दल ने बुधवार को मुहर लगा दी है। संभावना जताई जा रही है कि मीटिंग में विपक्ष के करीब 11 बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू के 23 जून की बैठक में शामिल होने की संभावना कम है। खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से तीनों नेताओं के अलग होने विपक्ष की एकता के लिए झटका हो सकता है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि केसीआर भाजपा के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार उतारने के मूड में नहीं है। इसकी वजह कांग्रेस से मतभेद बताए जा रहे हैं। जहां हाल ही में एक रैली के दौरान केसीआर ने लोगों से कहा था कि कांग्रेस को बंगाल की खाड़ी में फेंक दीजिए। इसके अलावा वे फिलहाल भारत राष्ट्र समिति के विस्तार में भी जुटे हुए हैं।
साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बिहार दौरे के बाद केसीआर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी असहज हैं। उस दौरान विपक्ष के पीएम उम्मीदवार को लेकर के जब सवाल किया गया तो फिर नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाने की अपील की, लेकिन केसीआर ने उन्हें बैठने के लिए कह दिया था। जब लोकसभा में बीआरएस के 9 सांसद हैं जबकि राज्यसभा में उनकी संख्या 7 है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सीवान जिले में से सामने आई एक हैरान कर देने वाली वारदात में चोरों ने थाने से ही स्कॉर्पियो को उड़ा लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चोरी हुई स्कॉर्पियो सीवान जिले के मुफस्सिल थाना इलाके से शराब के मामले में जब्त की गई थी। चोरों ने थाने में खड़ी इस गाड़ी को पुलिस की नाक के नीचे से उड़ा लिया है, यानी कि चोरों ने थाने से ही चोरी कर ली है। जहाँ अक्सर चोरी होते हैं तो फिर लोग चोरी की शिकायत को लेकर के थाने जाते हैं, लेकिन क्या होगा जब थाने से ही गाड़ी चोरी हो जाएगी, थाने से ही सामान चोरी होते हैं तो फिर कहाँ कौन शिकायत लेकर के पहुंचेगा। ये सवाल बिहार की पुलिस पर खड़ा हो रहा है कि बिहार की पुलिस के प्रति अपराधियों में खौफ कैसा है, इस बात से समझा जा सकता है। चोरों ने थाने में खड़ी गाड़ी को पुलिस की नाक के नीचे उड़ा लिया और उन्हें खबर तक नहीं हुई। मामला सामने आने के बाद इसे दबाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक ये खबर आग की तरह चारों ओर फैल चुकी थी। दोस्तों बात करते हैं कि भागलपुर में अगवानी पुल का हिस्सा ध्वस्त होने के बाद से शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कभी सीएम नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रहे जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी नेता आरसीपी सिंह ने इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। आरसीपी सिंह ने कहा है कि पुल नहीं गिरा है बल्कि नीतीश कुमार की इमेज गंगा में बह गई है। दरअसल गुरुवार को पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने नालंदा पहुंचे आरसीपी सिंह ने अगवानी पुल हादसे को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। आरसीपी सिंह ने कहा कि अगर नीतीश कुमार में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो फिर उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार जितने भी दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं वे एक मूर्ति के रूप में हैं। उस मूर्ति में अब आत्मा नहीं है। सरकार से बिहार में लोगों को भरोसा उठ चुका है। आरसीपी सिंह ने कहा है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगवानी पुल के गिरने की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर के बीजेपी आंदोलन करेगी। इस घटना के खिलाफ 9 जून को बीजेपी सभी जिला मुख्यालय पर धरना देगी और सरकार का पुतला फूंकेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इन दिनों अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का दौर धड़ल्ले से जारी है। आईएएस से लेकर के आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर और फिर पोस्टिंग को लेकर के सियासी और प्रशासनिक गलियारों में कई तरीके की चर्चाएं हो रही है। लेकिन बुधवार के शाम नीतीश कुमार ने जिन वरिष्ठ अधिकारियों का ट्रांसफर किया है उसमें कई दिलचस्प बातें निकल करके सामने आई है। चर्चा है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के खास और बड़े बड़े मंत्री के ठीक करने का इंतजाम कर दिया है। आपको बता दें कि मंत्री के कारनामों की चर्चा लगातार हो रही थी, लेकिन तेजस्वी यादव के खास होने के कारण उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा था। जब बुधवार की शाम राज्य सरकार ने यानी कि बिहार सरकार ने बेहद कड़क अधिकारी माने जाने वाले के पाठक को मद्य निषेध विभाग से हटा करके शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बना दिया गया। ये वही के पाठक है जिन्हें नीतीश कुमार ने अपने शराबबंदी मिशन को अंजाम देने के लिए खास तौर पर मद्य निषेध विभाग में तैनात किया था, लेकिन अचानक से उन्हें मद्य निषेध विभाग से हटा दिया गया है। जाहिर है चर्चा ये हो रही है कि अब वे नीतीश कुमार के दूसरे टास्क को पूरा करेंगे। सचिवालय के गलियारों में हो रही चर्चा के मुताबिक के पाठक शिक्षा विभाग के मंत्री पर अंकुश लगाने के लिए भेजे गए हैं। बेहद कड़क अधिकारी के पाठक का इतिहास रहा है कि वे अपने तरीके से विभाग को चलाते हैं और फिर किसी मंत्री के दबाव में काम नहीं करते। जाहिर है कि वे शिक्षा विभाग में जाकर भी वैसा ही करेंगे। दरअसल चर्चा यह है कि बिहार के मौजूदा शिक्षा मंत्री के कई कारनामों की खबर लगातार मुख्यमंत्री आवास पहुंच रही थी। काफी दिनों तक पप्पू यादव के शिष्य रहे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर न सिर्फ अपने विवादास्पद बयानों से चर्चा में थे बल्कि उनके कई और कारनामों की चर्चा आम है। चर्चा यह है कि दूसरी बातों को तो छोड़िए, बिहार के छात्रों को पढ़ाई के लिए दिए जाने वाले स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की फाइल भी मंत्री के दफ्तर में लटक रही थी। जानकार इसका मतलब समझ रहे थे। इसी जून महीने में सरकारी अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला होता है। मई के आखिरी सप्ताह से ही जिस तरीके से शिक्षा विभाग के अधिकारी मंत्री के दफ्तर और फिर आवास में पहुंच रहे थे उसे लेकर भी कई तरीके की चर्चाएं हो रही थी। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को प्रस्तावित देश भर के विपक्षी दलों की बैठक में पूर्व सीएम एवं हिंदुस्तानी एवं मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी को न्योता नहीं मिला है। ये बात उन्होंने खुद कही है। जीतन राम मांझी ने गुरुवार को पटना में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें अभी तक विपक्षी मीटिंग में नहीं बुलाया गया है। ये भी बताया गया है कि अगर आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को एक भी सीट लड़ने के लिए नहीं मिला तो फिर वे क्या करेंगे। राज्यपाल से मिलने के एक दिन पहले ही जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। सीट बंटवारे को लेकर के उनके महागठबंधन से नाराज होकर के एनडीए में जाने की अटकलें तेज है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के
अगले दिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सुप्रीमो जीतन राम मांझी के राज्यपाल से मिलने पर बिहार के सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू होगा। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता की कवायद को लेकर की कोशिशें जारी है। इस कोशिश के बीच महागठबंधन ने महाजुटान को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया है। 23 जून को पटना में महागठबंधन के महाजुटान में बीजेपी विरोधी तमाम दल एक मंच पर आएंगे, जिसको लेकर के प्रदेश में यानी कि बिहार में सियासी पारा हाई हो गया है। लेकिन इस सब के बीच सवाल यह है कि क्या विपक्षी एकता की ये कवायद 2024 में कारगर साबित होगी, क्योंकि इस एकता के रास्ते में चुनौतियों की कोई कमी नहीं है। 2024 का चुनाव का शंखनाद हो चुका है। मैदान जंग में एक तरफ है बीजेपी तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष। बीजेपी की राह मुश्किल करने के लिए विपक्ष एक बार फिर से विपक्षी एकता के साथ चुनावी रण में कूदने की तैयारी कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस एकता के सूत्रधार हैं, लिहाजा चुनाव से पहले ही बिहार की राजनीति में सरगर्मी बढ़ती जा रही है। यहाँ वाक के युद्ध के बीच अब विपक्षी महाजुटान का ऐलान हो चुका है। 2 बार तय तारीख से आगे बढ़ने के बाद आखिरकार 23 जून को पूरा विपक्ष एक मंच पर आने की तैयारी कर रहा है। इसका आयोजन पहले 12 जून को होना था, लेकिन बाद में इसे स्थगित कर दिया गया। अब इसका आयोजन 23 जून को होना है, जहां इस विपक्षी महाजुटान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लेफ्ट की पार्टियां भी शामिल होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोशिश है कि आगामी चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियों को एक छतरी के नीचे लाया जाए, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या ये कोशिश रंग लाएगी, क्योंकि विपक्ष के सामने चुनौतियों की कमी नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गया जिले के गरुआ की लकराही निवासी सुखदेव यादव के बड़े पुत्र सिविल इंजीनियर अशोक यादव की हत्या उसकी नवविवाहिता पत्नी रेवंती ने कराई थी। हत्या की वारदात को उसके प्रेमी उपेंद्र यादव ने अंजाम दिया था। इस पूरी वारदात का खुलासा बड़े ही नाटकीय ढंग से हुआ है। दरअसल अशोक की हत्या के बाद उपेंद्र यादव भूखा रहने लगा था, जब बताया जा रहा है कि लू लगने के कारण उसकी जान चली गई। 6 जून को जितेंद्र का शव आमस के लंबुआ मोड़ पर लावारिस स्थिति में मिला था। उसके बाद जो मोबाइल मिली उसने सारे राज खोल दिए। मोबाइल में जितेंद्र और रेवंती के साथ कई वीडियो अतरंग तस्वीरें मिली। जहां पुलिस को इससे पहले भी रेवंती के जितेंद्र से अवैध संबंध को लेकर के शक था। जब बुधवार को जब पुलिस ने उससे किराए से पूछताछ की तो फिर उसने सच उगल दिया। जब अशोक की हत्या के समय रेवंती अपने प्रेमी से बात करके उसके लोकेशन की जानकारी दे रही थी। 2017 से रेवंती का उपेंद्र से संबंध था। जब अपनी प्रेमिका को पाने के चक्कर में प्रेमी उपेंद्र ने ही अशोक की जान ले ली है। जब प्रेमिका ने शादी से पहले भी अशोक की हत्या करने की कई बार प्लानिंग बना चुके थे, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। समय निकलता गया और फिर 29 मई को रेवंती की शादी अशोक के साथ हो गई। जब फिर दोनों ने हत्या की योजना बनाई। शादी के दूसरे दिन 31 मई की रात प्रेमी उपेंद्र ने नवविवाहिता युवक अशोक को बुला करके सिर पर धारदार हथियार से वार करके जान ले ली। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव इन दिनों सोशल मीडिया पर अपनी लोकप्रियता और फिर चाहने वालों की संख्या बढ़ते देखकर के काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपनी सफलता से तेज प्रताप इतने खुश हैं कि उन्होंने पिछले दिनों अपने यार दोस्तों के साथ एक सक्सेस पार्टी की है। इसको लेकर के पटना में कुछ पोस्टर भी लगाए हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं और RL ब्लॉग्स नाम से एक वीडियो ब्लॉगिंग यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इस वीडियो के जरिए तेज प्रताप यादव लगभग रोजाना अपने दिनचर्या और फिर वे जो काम करते हैं उसने चाहने वालों के साथ वीडियो के जरिए वो शेयर करते हैं। जब पिछले दिनों RL ब्लॉग के 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे और इसी की सफलता को मनाने के लिए तेज प्रताप यादव ने एक पार्टी दी, जहां पर उन्होंने अपने चाहने वालों और फिर दोस्तों के साथ केक काटा। तेज प्रताप यादव की सोशल मीडिया सफलता को लेकर के पटना में कुछ पोस्टर लगाए गए हैं, जहां पर वे लोगों को धन्यवाद करते हुए दिख रहे हैं। जहाँ इन पोस्टरों में तेज प्रताप यादव अपने चाहने वालों और फिर उन्हें फॉलो करने वालों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनके यूट्यूब चैनल पर अभी 1 लाख के सब्सक्राइबर हो गए हैं। जब पटना में लगे पोस्टर के जरिए तेज प्रताप यादव लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनके यूट्यूब चैनल RL ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बात करते हैं कि पारा चढ़ते ही बिजली की मांग में अप्रत्याशित रूप से भारी इजाफा हुआ है। जब पीक आवर में जहां बिजली की मांग बढ़कर के अपने उच्चतम स्तर 6500 से 6600 मेगावाट तक पहुंच गई है, वहीं नॉर्मल
आवर यानी कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक भी बिजली की मांग लगभग दोगुनी हो गई है। सामान्य दिनों के नॉर्मल आवर में बिजली की खपत 3000 से 3500 मेगावाट से अधिक नहीं होती, मगर गुरुवार को दोपहर 11 से 12 बजे के बीच लगभग 6500 मेगावाट तक की मांग थी। इस मांग को पूरा करने में बिजली कंपनियों के इंजीनियरों के पसीने छूट गए। यहाँ ट्रांसमिशन से ग्रिड और फिर सब स्टेशनों को तो पर्याप्त बिजली मिली, लेकिन फीडर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर उसको आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में हांफने लगे। जब मांग लगातार उच्चतम स्तर पर बने रहने से उपकरणों को ठंडा रखने के लिए कई बार बिजली आपूर्ति को बाधित करना पड़ा। या इसके चलते अलग अलग इलाकों और फिर मोहल्लों में रह करके बिजली गुल होने की शिकायतें मिलती रही। बिजली कंपनियों के मुताबिक केंद्रीय इकाइयों से बिहार को पर्याप्त बिजली मिल रही है। जब गुरुवार को भी पीक आवर में केंद्रीय इकाइयों से बिजली 6000 मेगावाट बिजली का आवंटन उपलब्ध हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक गर्मी की यही स्थिति अगर बनी रही तो फिर पिछले साल बिहार में बिजली की सर्वाधिक 6786 मेगावाट की मांग का रिकॉर्ड टूट सकता है। इंजीनियरों के मुताबिक बिहार के अधिकतर जिलों में भीषण गर्मी और फिर लू की स्थिति बनने से बिजली की मांग बढ़ी है। जहाँ ग्रामीण इलाकों से बिजली की मांग बढ़ने से कुल मांग में भारी इजाफा हुआ है। बिजली उपकरणों पर लगातार बढ़ रहे दबाव को देखते हुए इंजीनियरों को सुरक्षात्मक उपाय तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बेरोजगार युवक युवतियों के लिए राजस्व विभाग में सुनहरा मौका मिलने वाला है। जब विभाग में 10,000 पदों पर नियुक्ति होने वाली है, जहां इसमें बहाली की प्रक्रिया कुछ ही महीनों के अंदर पूरी कर ली जाएगी। जहां बहाल कर्मियों को विशेष सर्वेक्षण और फिर बंदोबस्त कार्य में लगाया जाएगा। मंत्री आलोक कुमार मेहता ने आज खुद इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि मंत्री आलोक मेहता ने कहा है कि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य समय पर पूरा करने एवं अंचलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य करने के लिए 10,121 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया कुछ ही महीनों में पूरी कर ली जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में पप्पू यादव एक ऐसा नाम है जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। जहाँ कभी आगे बढ़कर के लोगों की मदद करने के लिए तो कभी अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। पटना में आई बाढ़ में छाती तक पानी में घुस करके लोगों को मदद करना हो या फिर कोरोना काल में जब सभी नेता घर में बंद होकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे तो फिर पप्पू यादव रेमडेसिविर और फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने में लगे थे। पप्पू यादव को इसके लिए लोगों का प्यार तो खूब मिला, लेकिन वोट नहीं। यही वजह है कि पप्पू यादव की पार्टी 2020 के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई। निर्दलीय विधायक का चुनाव जीत करके राजनीति में धमाकेदार एंट्री करने वाले पप्पू यादव लंबे समय तक लालू यादव के साथ राजनीति करते रहे हैं। वे लालू यादव के खास कहे जाते थे। मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल और कटिहार में इनकी तूती बोलती थी। पप्पू यादव का भौकाल ऐसा था कि अच्छे की हालात पतली हो जाती थी। पप्पू यादव पहली बार 1990 में विधायक बने। या वहीं वे अलग अलग पार्टियों और फिर निर्दलीय 4 बार लोकसभा पहुंचे। 2014 में प्रचंड मोदी लहर में भी वे निर्दलीय चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन 2019 आते आते इनकी सियासत बिहार में कमज़ोर पड़ने लगी। जन अधिकार पार्टी बनाने वाले पप्पू यादव 2014 के बाद एक भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं। इस बीच बाहुबली से इनकी छवि रॉबिन हुड बन गई है। आज भी बिहार में कहीं कोई भी दुर्घटना होती है तो फिर पप्पू यादव सबसे पहले वहां खड़े हो जाते हैं। इसके लिए लोगों का तो प्यार खूब मिलता है, लेकिन वोट नहीं। अब पप्पू यादव बिहार की राजनीति में एक अदद सियासी ठिकाना खोज रहे हैं। पप्पू यादव कभी लालू प्रसाद यादव के साथ अपने पुराने दिनों को याद करके उनकी तारीफ करते हैं, तो कभी बिना मांगे नीतीश कुमार को समर्थन देने लगते हैं। जहाँ कांग्रेस के साथ जाने की भी वो पुरजोर कोशिश कर चुके हैं। बिहार में अगवानी सुल्तानगंज पुल गिरने के बाद वे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए बैटिंग करते दिखे हैं। इसके बाद भी महागठबंधन उन्हें भाव नहीं दे रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पप्पू यादव की क्या तैयारी है? इस सवाल पर पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि बीजेपी की नफरती वाली राजनीति उन्हें कभी भी पसंद नहीं रही है। लोगों को जात पात और फिर धर्म के नाम पर बांटने वाली पार्टी से उनकी राजनीति कभी भी मेल नहीं खाती है। देश में जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है उसमें उत्तर से दक्षिण तक गठबंधन एक सच्चाई है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम गठबंधन के साथ जाए। पप्पू यादव ने कहा कि वे अंतिम समय तक महागठबंधन का इंतजार करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 23 जून को विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने जा रही है। विपक्षी दल इस बैठक की तैयारी जोर शोर से कर रही है। इसी बीच भाजपा ने बैठक को लेकर के गुरुवार को उन पर निशाना साधा है। भाजपा ने कहा है कि हो सकता है कि वे एक दूसरे से समर्थन मांग रहे हों, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उनकी ये उम्मीद बिहार के पुल की तरह टूट जाएगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान चलाने के दावे पर कांग्रेस पर निशाना साधा और पूछा है कि क्या इस मोहब्बत का मतलब हिंदू जीवन शैली की
की निंदा करना, सिखों की हत्या करना, उन लोगों के साथ समझौता करना जो भारत के लिए बुरा सोच चाहते हैं और भारत के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए बाहरी हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि यह कैसा प्यार है जो देश के लिए नहीं बल्कि आपकी राजनीति के लिए है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर हमला करना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। कांग्रेस की मोहब्बत पीएम के लिए नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने बताया है कि कृषि विभाग में 9000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। जहां निकट समय में इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। किशनगंज के डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय की कुपोषण उन्मूलन महाअभियान का शुभारंभ करते हुए उन्होंने ये बातें कही है। कृषि मंत्री ने खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की अपील की है। मोटे अनाज की खेती पर जोर देते हुए कहा है कि पोषक तत्वों से भरपूर सभी प्रकार की फसलों को पैदा करने के लिए संसाधन उपलब्ध है। जब बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति डॉक्टर BR सिंह ने कहा है कि कुपोषण समस्या के निदान का ये पहला चरण है। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ हाइड्रोपोनिक तकनीक से भी साल भर खेती उत्पादकता पर जोर देने की जरूरत है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में मध्याह्न भोजन खाने के बाद बीमार पड़े 150 बच्चों के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक्शन लिया है। आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को नोटिस भेजा है जिसमें कहा गया है कि इस मामले में अधिकारियों की तरफ से चूक हुई है, इसलिए सरकारी आयोग के पत्र पर संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जानकारी दे। इसके लिए 4 हफ्तों तक का समय आयोग ने दिया है। मीडिया में छपी खबरों के आधार पर भेजा है और उसका हवाला भी दिया है। जहाँ आयोग ने कहा है कि अगर ये रिपोर्ट सही है तो फिर ये बच्चों के मानवाधिकार के उल्लंघन का मामला है जिसमें अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। भोजन गलत तरीके से तैयार किया गया और फिर बच्चों को दिया गया है। स्कूल के अधिकारियों की ओर से भी निरीक्षण में चूक हुई है। आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि सरकार अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी भी दें कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। यह आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव से पूछा है कि इस घटना के लिए जो भी दोषी हैं उसके खिलाफ क्या कार्रवाई अब तक की गई है। इस तरह की घटना दोबारा ना हो इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि विद्यालय द्वारा सरकारी दिशा निर्देश का पालन में ठीक से नहीं हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव के पाठक ने गुरुवार को कार्यभार संभाला, जहां उन्होंने निदेशालयों के पदाधिकारियों के साथ अनौपचारिक बैठक की। इसके बाद उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे संवाद किया। सूत्रों के मुताबिक इस परीक्षा बैठक में कार्यभार संभालने के पहले ही दिन उन्होंने साफ कर दिया है कि शिक्षकों की उपलब्धियों और फिर विभागीय अनुशंसा पर उनका विशेष फोकस रहेगा। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा कि शिक्षकों की उपस्थिति की नियमित मॉनिटरिंग की जानकारी चाहिए, जब विभाग को उसकी नियमित रिपोर्ट भेजी जाए। अब विश्वविद्यालय के शिक्षकों की मॉनिटरिंग की जाएगी। सूत्र बताते हैं कि अब शिक्षा विभाग के विभागीय कार्यपालक कार्यालय जिला और फिर प्रखंड तक के सभी कार्यालय शनिवार को भी खुलेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की एक भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज टॉप 100 में शामिल नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी का चयन कर सके, इसके लिए हर साल शिक्षा मंत्रालय की ओर से ओवरऑल समेत विभिन्न कैटेगरी में टॉप विश्वविद्यालयों और फिर कॉलेज की लिस्ट जारी की जाती है। यह इसे NIRF रैंकिंग के नाम से जाना जाता है। इस साल भी मंत्रालय की ओर से NIRF रैंकिंग जारी की गई है। रैंकिंग में बिहार के संस्थानों ने निराश किया है। यह देश में टॉप 100 कॉलेजों और फिर विश्वविद्यालयों की लिस्ट में राज्य का एक भी संस्थान जगह नहीं बना पाया है। हालांकि ओवरऑल कैटेगरी में टॉप 100 में IIT पटना ने 66वां स्थान हासिल किया है। ये टॉप 100 में बिहार के केवल एकमात्र संस्थान है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी IIT पटना बिहार का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। इसे टॉप 100 में 41वां स्थान मिला है। NIT पटना ने भी जगह बनाई है। NIT पटना ने 56वां स्थान हासिल किया है। इसके अलावा मेडिकल कैटेगरी में टॉप 100 में एम्स पटना ने 27वां स्थान प्राप्त किया है। वह भी सूची में अकेला संस्थान है। दोस्तों बात करते हैं कि 30 मई से 30 जून तक बीजेपी की ओर से बिहार में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कई जिलों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जून में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आ सकते हैं। जून महीने में, इसी महीने में ही। इसकी सूचना पहले ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दे दी है। हालांकि अभी इसकी तिथि की घोषणा नहीं की गई है। प्रधानमंत्री के आगमन पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार को मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए फिर से बड़ी मांग कर दी है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से कहा है कि इन सब बातों को छोड़िए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो फिर ये अच्छी बात है, कोई भी कहीं भी आ जा सकता है। वह तो प्रधानमंत्री है, अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो फिर कुछ
बिहार के लिए ध्यान दें, बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा दें, विशेष पैकेज देने की घोषणा करें। असल बात यह है कि ये लोग डरे हुए हैं। कितना बार तो अमित शाह आए हैं। जब पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश की सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ही सुझाव दिया था कि पहली बैठक पटना में ही हो और सबकी सहमति बन पाए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जेपी आंदोलन की शुरुआत बिहार से ही हुई थी। जब कोई आंदोलन बड़े परिवर्तन या फिर बदलाव की बात आती है तो फिर बिहार से ही इसकी शुरुआत होती है। जब इसका पुराना इतिहास रहा है। इस बार भी बिहार से ही विपक्षी एकता की शुरुआत होने जा रही है। सभी पार्टी के लीडर रहेंगे, प्रतिनिधि नहीं रहेंगे। जो उन्होंने कहा है कि सिर्फ केसीआर से बात नहीं हो पा रही है, बाकी 15 पार्टी के मुख्य लीडर बैठक में भाग लेंगे। यह कांग्रेस से राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बुधवार को ही अपने तमाम विधायकों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया था। लेकिन ठीक इसके एक दिन बाद ही वे राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंच गए। गवर्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई का स्तर ठीक नहीं है। खास करके सरकारी स्कूलों की पढ़ाई की व्यवस्था तो और भी चरमराई हुई है। जो सरकारी टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं वे भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ने भेजते हैं। जब हम राज्यपाल से मुलाकात करके शिक्षा व्यवस्था पर अपनी चिंता बताने गए थे। जीतन राम मांझी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने के साथ साथ पुल गिरने पर भी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो पुल गिरा है उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि वजह क्या थी। लेकिन बिहार में आज भी किसी भी निर्माण में एस्टीमेट घोटाला हो रहा है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।